कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 20वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 20वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं। सर मेरे ऊपर डीवी एक्ट 125 केस चल रहा है। मैंने सेक्शन 9 किया है, पत्नी रहना नहीं चाहती है और पैसे की मांग कर रही है, मैं क्या करूं? तो देखिए रोहित जी, ये समस्या जो आप झेल रहे हैं बहुत सारे ऐसे पति हैं जो झेल रहे हैं। उनकी भी पत्नी ने ऐसा ही किया है, उनके ऊपर डीवी एक्ट 125 सीआरपीसी का केस किया है, पत्नी रहना भी नहीं चाहती है और पैसे की मांग कर रही है। तो जो समस्या आप झेल रहे हैं बहुत सारे लोग इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति में आप सेक्शन 9 के केस में, डीवी के केस में और 125 सीआरपीसी केस में यही साबित कीजिए कि आपकी जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं। तो ऐसे में अगर 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट में आप साबित कर देते हैं कि आपकी पत्नी जो है वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं, तो ऐसे में आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। और सेक्शन 9 में अगर आप साबित कर देते हैं तो ऐसे में आपको सेक्शन 9 की डिक्री भी मिल जाएगी। और यदि आपको जब डिक्री मिल जाती है उसके बाद भी आपकी पत्नी आके आपके साथ रहने को तैयार नहीं होती हैं, तो ऐसे में आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा और सेक्शन 9 के आधार पे आप डिवोर्स भी करा पाएंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर जी, एमएलसी कब वैलिड मानी जाती है कोर्ट में? यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना हो तो एमएलसी बनने का पहले या बाद में पुलिस कंप्लेन करना होता है एमएलसी वैलिड कराने के लिए? तो देखिए अगर मान लीजिए एमएलसी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला तो तरीका ये होता है पुलिस को एमएलसी देने का कि जब आपके साथ कोई अपराध घटित होता है, कोई भी व्यक्ति आपके साथ मारपीट करता है, तो ऐसे में आप तुरंत पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। यानी आप अपना दवा इलाज नहीं कराते हैं, तुरंत पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं चोट लगने के बाद और वहां पे जाके पुलिस कंप्लेन करते हैं। तो ऐसे में जो पुलिस होती है खुद आपका एमएलसी करवाती है, यानी डॉक्टरी मुलहया कराती है और उसके बाद जो धाराएं बन रही होती है उन धाराओं में एफआईआर दर्ज करती है। तो पहला तो ये तरीका हो गया। और दूसरा जो तरीका होता है जब आपके साथ कोई अपराध घटित होता है, कोई व्यक्ति आपके साथ मारपीट करता है, तो ऐसे में जब मारपीट आपके साथ हो जाती है उसके बाद आप तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे अपना दवा इलाज कराते हैं, एमएलसी बनवाते हैं। उसके 2-3 दिनों के बाद आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं। तो ऐसे में जो भी आप एमएलसी बनवाए होती हैं पुलिस उसी के आधार पे तब एफआईआर दर्ज करती है। तो ऐसे में ये दोनों तरीके सही होते हैं। दोनों प्रकार से अगर आप एमएलसी दे रहे हैं तो दोनों वैलिड माना जाता है, दोनों तरीकों से पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। हेलो प्रीति, नमस्ते। नमस्ते जी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। जबकि मेरा डीवी एंड सेक्शन 9 एक्स पार्टी हो गया है, सीआरपीसी 125 भी डिसमिस हुआ। ये आप क्या पूछ रहे हैं? सही से आपने क्वेश्चन अपना नहीं पूछा है कि डीवी और सेक्शन 9 जो आपका था वो एक्स पार्टी कैसे हो गया। आपकी वाइफ ने डीवी का केस किया होगा, ये एक्स पार्टी हो गया होगा आपके विरुद्ध, और आपने सेक्शन 9 का केस किया होगा, ये आप एक्स पार्टी हुआ होगा आपकी पत्नी के विरुद्ध। तो ऐसे में ये चीज़ हुई होगी। आप कह रहे हैं कि मेरा डीवी का और सेक्शन 9 का केस एक्स पार्टी हो गया, तो आप ये क्वेश्चन ही सही से नहीं पूछ रहे हैं। और सीआरपीसी 125 डिसमिस हुआ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसा आपके नाम के हिसाब से लग रहा है कि आप एक मुस्लिम हैं, तो ऐसे में ये चीज़ आप जान जाइए कि जो मुस्लिम होते हैं वो सेक्शन 9 का केस नहीं करते हैं। सेक्शन 9 जो बना है वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 है। तो ऐसे में ये सिर्फ हिंदू लोग जो होते हैं वही इस धारा का यूज कर सकते हैं, इस धारा के अंतर्गत केस लगा सकते हैं। जो मुस्लिम होते हैं वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए स्पेशल रिलीफ एक्ट की धारा 10 का प्रयोग करते हैं, या फिर कुछ अन्य अधिनियमों में भी इसका प्रावधान किया गया है, उन अधिनियमों के अनुसार मुस्लिम केस लगाते हैं। तो सेक्शन 9 का केस मुस्लिम नहीं कर सकते हैं। आप एक बार पता करिएगा कि आपके वकील ने किस धारा के अंतर्गत आपका जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस किया है वो किया है। बाकी आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है वो अधूरा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप पूरा क्वेश्चन पूछिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर जी, मैंने क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में डाला था, तो ऑर्डर में A1 में कॉन्कर्ड देयर इज प्राइमरी फेसिया मटेरियल अगेंस्ट हिम एज ही अलग्रेडली इन
रिफ्लेक्टेड क्रुएल्टी एंड काज हरासमेंट, इस तरह का जजमेंट में कहा गया है। तो क्या ट्रायल कोर्ट में वापस मुझे अपनी डिफेंस के बारे में चांस होगा? तो देखिए, जो हाई कोर्ट में आप क्वेश्चन के लिए गए थे उसमें ये कहा गया है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उससे प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है, यानी ऐसा मामला बन रहा है जिस पे विचारण किया जा सकता है, ट्रायल चलाया जा सकता है। तो इस वजह से आपने जो क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन डाला था उसमें प्राइमरी फेसिया बन रहा था, प्रथम दृष्टया मामला बन रहा था। इसकी वजह से हाई कोर्ट ने जो आपका क्वेश्चन एप्लीकेशन था उसे खारिज कर दिया और हाई कोर्ट उसमें नीचे ये कहा होगा कि इसका विचारण किया जाए और विचारण के उपरांत जो मजिस्ट्रेट है वो अपना आदेश करे। तो ऐसे में अभी आपको मौका मिलेगा, पूरा केस का विचारण किया जाएगा। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं यानी उसके आरोपों के आधार पे जो प्राइमरी फेसिया मामला बन रहा है, प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है, और साथ ही साथ जो भी उसने आरोप लगाए हैं उन सारे आरोपों को उसे साबित करना पड़ेगा। अगर पत्नी साबित कर देती है तो ऐसे में आपको सजा होगी, अगर पत्नी साबित करने में असफल रहती है तो ऐसे में आप बरी हो जाएंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन के एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपके ऊपर प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है, इसी वजह से आपके एप्लीकेशन को खारिज किया गया है। बाकी कोई डरने की आपको बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। कोई भी FIR तभी दर्ज होता है जब प्रथम दृष्टया मामला बनता है। तो आपके भी मामले में यही है कि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा था, इसी वजह से हाई कोर्ट ने आपके क्वेश्चन एप्लीकेशन को खारिज किया। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, 156(4) द्वारा कोर्ट में डायरेक्ट दर्ज किया गया 498, 125, 323, 504, 506, 406 का मुकदमा दर्ज पर 156(4) क्या होता है, इससे कितना डरने की जरूरत होती है? हो सके तो विस्तार में वीडियो बनाए, थैंक यू। देखिए, 156(4) नहीं होता है, 156(3) होता है। 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है कि अगर उनके समझ कोई ऐसा मामला आता है जिसमें FIR दर्ज नहीं है और ऐसे में जो संज्ञेय मामला होता है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश कर सकते हैं कि जो पुलिस है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करे, अर्थात मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश करते हैं कि पुलिस FIR दर्ज करे, या फिर मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि वो उस मामले को कंप्लेंट के रूप में अपने ही पास दर्ज कर सकते हैं। तो 156(3) CRPC के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखिएगा, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। मुझे 13A में डिवोर्स मिल चुका है, पत्नी ने 3 साल बाद रिकॉल डाला है जबकि मेरी सेकंड मैरिज हो चुकी है, क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसी स्थिति में जब आपको डिवोर्स मिल चुका है 13A में और ऐसे में 3 साल के बाद आपकी पत्नी ने रिकॉल एप्लीकेशन डाला है, जो आपको डिवोर्स की डिक्री मिली है उसे निरस्त कराने के लिए, तो ऐसे में आप जी जान लगा के सबसे पहले तो उस रिकॉल एप्लीकेशन का विरोध करिए। एक अच्छा वकील अपने लिए चुनिए जो बारीकी से सारी चीज़ों को समझ सके और इन चीज़ों का एक्सपर्ट हो, और रिकॉल एप्लीकेशन का एकदम जी जान लगा के विरोध करे। और यदि जो फैमिली कोर्ट होता है जो डिवोर्स की डिक्री आपको मिली है उसे रिकॉल कर देता है, तो ऐसे में आप इस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट भी जाइएगा, हो सकता है वहाँ से आपको फ़ायदा मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि 13A में अगर आपको डिवोर्स मिल चुका है और ऐसे में 3 साल के बाद आपकी पत्नी ने रिकॉल डाला है, तो ऐसे में आपने जब सेकेंड मैरिज कर ली है, तो यदि जब आपको 13A में डिक्री मिली होगी उसके 3 महीनों के बाद आपने दूसरी शादी की होगी, तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो आपने शादी की है वो वैलिड शादी है। यदि पत्नी का रिकॉल एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो शादी है वो वैलिड है, आपके ऊपर अब कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होगा, आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 भी नहीं लग सकती है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बशर्ते सिर्फ आप जो रिकॉल एप्लीकेशन पड़ा है उसका अच्छे से विरोध करिए, अपने लिए एक अच्छा वकील नियुक्त करिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर जी, 498A में पुलिस कितना दिन बाद चार्जशीट भेजती है? 4 साल हो गया लेकिन अभी तक चार्जशीट कोर्ट में नहीं आया। देखिए, पुलिस जो होती है 498A के मामले में अगर हम प्रैक्टिकली तौर पे देखें तो लगभग 6 महीनों के अंदर अंदर चार्जशीट लगा देती है। लेकिन अगर आपका 4 साल हो गया है, पुलिस ने अभी तक चार्जशीट नहीं लगाया है, तो इस मामले में पुलिस लापरवाही कर रही है। तो इसके लिए आप SP के पास कंप्लेंट कीजिए और पुलिस के अन्य जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास कंप्लेंट
एक्सप्लेन कीजिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैंने आपसे सवाल पूछा था पार्ट 16 में, आपने जवाब दिया होगा मगर मैंने 17 नंबर मिस किया हूँ। क्या मैं फिर से आपका जवाब सुन सकता हूँ प्लीज़ सर? तो देखिए 17 नंबर का जो पार्ट है यानी कमेंट बॉक्स, आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का जो 17वां नंबर का पार्ट है वो चैनल पे है। आप वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख लीजिएगा। 17 नंबर में आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। देखिए इस कमेंट का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। एक कमेंट कई बार लोग पूछते हैं, तो देखिए मैं यहीं पे इसका जवाब दे चुका हूँ। तो इस कमेंट का मैं जवाब दे चुका हूँ। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों से मना किया है कि आप लोग इतने बड़े कमेंट ना पूछा करिए, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा करिए। इतने बड़े कमेंट आएंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। कोर्ट में ये भी याचिका डाली जाए कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन सीधा कोर्ट जाए, वहां से दोनों को आपसी सहमति सेक्स स्टैम्प पेपर दिए जाए, वो भी 1000 पेपर, 500 पेपर पति को, 500 पेपर पत्नी को। जब दोनों सेक्स करे तो उस फार्म पर तारीख डालकर सिग्नेचर करे, अपने वकील को दे दे। भगवान मैं किस देश में पैदा हो गया। लोग हंसते हैं भारत के कानून सुन के। ये मैरिटल रेप के ऊपर इनका एक कमेंट आया है, ये काफ़ी मज़ेदार कमेंट आया है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर अगर वाइफ एडल्ट्री पे है तब क्या उस हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? नहीं, नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको पत्नी की एडल्ट्री को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। ये भी जो कमेंट आया है वो मैरिटल रेप के ऊपर ही आया है। फर्स्ट, जेंडर लॉज आर बेस्ड टुवर्ड्स वुमेन ऑलरेडी। सेकेंड, सोसाइटी डज नॉट टेक मैन सफरिंग सीरियसली। थर्ड, जीरो लॉ प्रोटेक्शन फॉर मैन, ऑन टॉप ऑफ डैट नो प्रॉपर मैन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी मैरिटल रेप के ऊपर कमेंट आ रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा बस। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अगर 498A सही प्रूफ हो जाए तो सास ननद हस्बैंड को जेल होगी या नहीं? एंड वॉइस रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए केस में कौन स्टेज पे यूज और एक्सेप्ट होती है? तो देखिए अगर 498A केस आपने किया है, ऐसे में जो भी आरोप आपने लगाए हैं जिनके आधार पे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A लगी है, तो उन आरोपों को आप साबित कर देती हैं, तो ऐसे में आपके सास ननद और हस्बैंड को सजा हो जाएगी। अगर वो लोग अपील नहीं करते हैं तो ऐसे में जो उन्हें सजा हुई होगी वो सजा के लिए वो लोग जेल चले जाएंगे और ऐसे में उन्हें कारावास हो जाएगी। और जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है उसे प्रूफ के लिए आप कौन से स्टेज पे देंगे? तो जब एविडेंस का स्टेज आता है उसी समय इन सारी चीज़ों को आपको कोर्ट में देना होता है। और जो आपका वॉइस रिकॉर्डिंग है वो किस तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखिएगा, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर अगर वाइफ एडल्ट्री में हो तो भी हस्बैंड को, जी हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा, बशर्ते इस चीज़ को आपको कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी। फिर से वही कमेंट पूछा गया है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा कमेंट ध्यान से देखिएगा, कुछ बढ़िया बढ़िया कमेंट आए हैं मैरिटल रेप के ऊपर। अब पत्नी से रिलेशन बनाना भी गुनाह हो गया है। लड़की का कसूर नहीं, गवर्नमेंट ही गलत है जो लड़कियों को इतना कानून दे रही है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर अगर वाइफ अपने एफिडेविट पर हस्बैंड के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रही है तब भी CRPC 340 का कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखिए अगर आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस केस में ऐसा लिखवाया है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो 50,000 रुपये कमाते हैं लेकिन वास्तव में आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो इसके आधार पे आप अपनी वाइफ के ऊपर 340 CRPC का प्रार्थना पत्र लगा के कार्यवाही नहीं करा सकते हैं। क्योंकि जब आप ये 340 CRPC का प्रार्थना पत्र इसके आधार पर लगाएंगे कि वाइफ ने अपने हस्बैंड की सैलरी गलत बताई है, एफिडेविट में झूठ बोला है, तो ऐसे में वाइफ यही कह देगी कि मुझे यही चीज़ बताया गया था मेरे हस्बैंड और हस्बैंड के घर वालों के द्वारा, मुझे यही बताया गया था कि मेरे जो हस्बैंड है इतना ज़्यादा कमाते हैं, तो उसी के आधार पे मैंने बताया है। तो ऐसे में कोर्ट भी यही मान लेगा और फिर आपके 340 CRPC के प्रार्थना पत्र को खारिज कर देगा। तो ऐसे में अगर पत्नी ने इस तरह का कुछ लिखा है तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। बाकी इस विषय पर डिटेल में जानने के लिए आप मुझसे कॉल पे बात करिएगा अपॉइंटमेंट लेके। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं।
सर जी, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर 498A का केस दर्ज किया है और पत्नी कहती है तुम मुझे घर ले चलो। मैं कहा पहले केस ख़त्म करो तब मैं तुम्हें अपने घर लाएंगे। बिना केस ख़त्म किए लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? सर जी, 4 साल हो चुके हैं। मैं कहा पहले एक प्रार्थना पत्र लगाओ कि सारे केस झूठे हैं। तो देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं कि जो पत्नी है वो लिख के दे देगी कि जो भी उसने केस लगाए हैं वो झूठे हैं, तो ऐसा पत्नी लिख के कभी नहीं देगी। अगर ऐसा पत्नी लिख के दे देती है तो वो खुद फंस जाएगी, कोर्ट उसके ऊपर खुद कार्यवाही कर देगा। और जब 498A केस चल रहा है, आपकी पत्नी जो है वो आपके साथ आने को तैयार है, तो ऐसे में आप उन्हें अच्छे से समझाइए बुझाइए, मिल बैठ के आप लोग बातचीत करिए, अच्छे से समझिए बूझिए, मामले का निस्तारण निकल जाएगा, मामले का हल निकल जाएगा। तो आप अपने जिद पे ना रहिए कि पत्नी लिख के दे कि सारे केस झूठे हैं, ऐसा वो कभी लिख के नहीं दे सकती है। बाकी आप लोग मिल बैठ के बातचीत करिए, इससे आपके मामले का हल निकल जाएगा। आप अपनी जिद को छोड़ दीजिए कि जो पत्नी है वो ये लिख के दे कि सारे केस झूठे हैं, ऐसा पत्नी कभी लिख के नहीं दे सकती है। अगर आप अपनी ये जिद छोड़ देसा है तो हो सकता है आपके ऊपर जो मामले दर्ज हैं वो समाप्त हो जाए और आपका घर बस जाए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। पत्नी डिवोर्स नहीं दिया तो सर इसके बारे में जानकारी दें। डिग्री मिलने के बाद क्या पूछा है आपने, समझ नहीं आ रहा है। अगर देखिए आपकी जो पत्नी है वो डिवोर्स नहीं दे रही हैं और आप डिवोर्स चाहते हैं, तो ऐसे में आपको डिवोर्स का केस करना होता है। अपने उचित आधार को बताना होता है कि किस आधार पे आप डिवोर्स की मांग कर रहे हैं। जो आधार आप डिवोर्स की मांग कर रहे होते हैं उस आधार को कोर्ट में साबित करना होता है, तब आपको डिवोर्स की डिग्री मिल पाती है और आपका जो डिवोर्स है वो हो पाता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। देखिए, अब जो कुछ कमेंट आए हैं वो मैरिटल रेप के ऊपर आए हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा। वह मेरा भारत महान है, सुप्रीम कोर्ट को तो शादी ही निष्कर्ष कर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर जी, मेल होना सबसे ज़्यादा अपराध है। सोचो क्या एक्ट होगा। सेक्स करेगी अपनी मर्जी से और एक्ट फाइल करेगी 376 मैरिटल रेप का। क्या बात है, वाह। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अगर सर शादी के बाद तो फिजिकल रिलेशन होती ही हैं, इससे तो मैरिट सिस्टम का महत्व ही नहीं होगा, क्योंकि केस करने वाली वाइफ मैरिटल रेप बोलेंगे। अगर किसी के साथ फिजिकल में प्रॉब्लम हो तो शादी का मीनिंग क्या रह जाएगी। इंडिया में तो शादी करना ही अपराध है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर ये बैक डेटेड भी हो सकता है क्या? फॉर एग्जांपल, अगर डिवोर्स केस ऑलरेडी चल रहा है, वाइफ ऐड कर सकती है क्या इसको? इट वंस इट गेट पास। देखिए, अगर ये पास हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि पुराने जो अपराध इस टाइप के हुए होंगे या फिर पत्नी ये कह देगी कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है इसलिए इस धारा को मेरे केस में दर्ज कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ये अपराध जिस दिन से लागू होगा, यानी जिस दिन ये एक्ट बनेगा, जिस दिन इसको अपराध मान लिया जाएगा, मैरिटल रेप को अपराध मान लिया जाएगा, उसके बाद अगर कोई वाइफ कहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तभी उस चीज़ को अपराध माना जाएगा। यानी जिस दिन कोई कानून आता है उसके बाद ही उस चीज़ को अपराध माना जाता है। यानी अगर मैरिटल रेप वास्तव में किसी लड़की के साथ हुआ होगा और अभी कानून नहीं है और कल से ये कानून पास हो जाता है, तो ऐसे में अगर मैरिटल रेप का जो कानून है, अपराध है, वो आने के पहले अगर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो इसे अपराध नहीं कह सकती हैं, इसके लिए सज़ा नहीं दे सकती हैं। जब कानून बन जाएगा उसके बाद अगर किसी के साथ ऐसा होता है, कोई केस दर्ज कराने जाता है, तभी केस दर्ज होगा। तो ये पिछले अपराध के लिए नहीं दर्ज हो सकता है, ना ही ये कह के दर्ज हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा पहले हो चुका है इस वजह से दर्ज किया जाए। तो घबराइए आप लोग मत, ऐसा नहीं होने वाला है। अपने अगले कमेंट को लेते हैं। 498A 125 323 406 504 506 3 4 और एक नई झूठी धारा एडेड 377 मैरिटल रेप, शादी भी कम धंधा और हर लड़की लिव इन में लीगल प्रेस्टिट्यूट विथ प्रॉब्लम थिंकिंग। समाज खत्म, शादी ही खत्म कर देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, उससे लड़कियां ज़्यादा सेफ रहेंगी। सेम ऑन जुडिशरी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सरकार पर भरोसा है इसे पास नहीं होने देगी क्योंकि इसे साबित कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, सरकार का तो यही कहना है कि मैरिटल रेप को रेप नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसे साबित कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोर्ट सरकार से बार बार यही पूछ रही है कि मैरिटल रेप को हम अपराध क्यों नहीं बनाए, इसके बारे में आप बताइए। अब आगे देखिए क्या होता है। कोर्ट कुछ कह रही है, सरकार कुछ कह रही है, आगे देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या जजमेंट आता है, आगे की आगे देखेंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। इंडिया में शादी करना ही अपराध है।
देखिए मैरिटल रेप के ऊपर अभी कैसे-कैसे कमेंट आ रहे हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मर्द को गुलाम बनाने की ओर लिए जा रही है कोर्ट, मानव अधिकार खत्म होते जा रहे हैं। क्या कोई शादी नहीं करेगा ऐसे तो? अब जो भी कमेंट आए थे मैंने उनका जवाब दे दिया है, आपको बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको काफ़ी कुछ नया कुछ जानने को मिला होगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मिलते हैं नए कमेंट बॉक्स प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।